हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोग ने कंप्लीट डेंचर के 3 टॉपिक कवर किए हैं, जिसमें था इंट्रोडक्शन टू एडेंचुलस स्टेट, रेसिडुअल रिज रिजॉर्प्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टीएमजे। आज हम लोग पढ़ेंगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग फॉर एडेंचुलस पेशेंट। तो पहले हम लोग को समझना होगा डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग क्या होती है और वो एडेंचुलस पेशेंट के लिए कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो ऑब्वियसली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग किस लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हम लोगों को एडेंचुलस पेशेंट को कंप्लीट डेंचर देना है। तो इसके अंदर तो हम लोग टोटल 10 टॉपिक पढ़ेंगे, पर इस वीडियो में हम लोग केवल 4 टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेंटल एटीट्यूड ऑफ द पेशेंट, हाउस क्लासिफिकेशन, एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन, न्यूरोमस्कुलर एग्जामिनेशन। उसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंट्राओरल एग्जामिनेशन, एजिंग, गैग रिफ्लेक्स, प्री एक्सट्रैक्शन रिकॉर्ड एंड देयर इंपॉर्टेंस, रेडियोग्राफिक एवेल्युएशन, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एडेंचुलस पेशेंट। तो हम लोग इस टॉपिक को अगर शुरू करें अब, तो देखिए क्या होता है। जब हमारे पास कोई कंप्लीट डेंचर आता है तो हम लोग सबसे पहले उसके ओरल कैविटी को चेक करते हैं कि कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो हमें पहले सही करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट शुरू कर पाएंगे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं डायग्नोसिस। लाइक अगर कोई पेशेंट आया है हमारे पास और हमें दिख रहा है उसके मुंह में कुछ लाइक इन प्लेननेस है, और या फिर कोई अदर डिजीज़ है, या फिर हमें रिज ऑगमेंटेशन करना पड़ेगा, या फिर हमें बोनी स्पिक्यूल हटाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग डायग्नोसिस के अंदर में देखेंगे। मतलब हम लोग डायग्नोसिस करेंगे कि पेशेंट को कौन सी ऑलरेडी डिजीज़ है जिसको हमें रिमूव करके फिर ट्रीटमेंट प्लानिंग शुरू करनी है अपने कंप्लीट डेंचर के लिए। तो डायग्नोसिस क्या हुई, पहले देखते हैं कंप्लीट डेंचर की सक्सेस कैसे होती है। सक्सेस ऑफ कंप्लीट डेंचर ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन थॉरो डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लानिंग विच विल सेटिस्फाई द नीड ऑफ द पेशेंट। डायग्नोसिस क्या होती है? डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ द डिजीज़। मतलब हम लोग पहले डिटरमाइन करते हैं कि डिज़ीज़ का नेचर क्या है। मतलब अगर हमें कंप्लीट डेंचर देना है पेशेंट को, तो उसके ओरल कैविटी में हमें क्या क्या ओरल मैनिफेस्टेशंस हैं वो हम देख सकते हैं कि क्या क्या हमें करना पड़ेगा प्रोसीजर। ट्रीटमेंट प्लानिंग क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट प्लानिंग करनी है। लाइक अगर बोनी स्पिक्यूल प्रेजेंट है तो पहले हम लोग वो रिमूव करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की प्रोसीजर शुरू करेंगे। या फिर कुछ दांत प्रेजेंट हैं ऑलरेडी उसके मुंह में, तो पहले हम लोग वो एक्सट्रैक्ट करवाएंगे, फिर हीलिंग टाइम देंगे, उसके बाद हम लोग प्रोसीजर शुरू करेंगे। ऐसे ही सारी प्रोसीजर हम लोग डायग्नोसिस करने के बाद ही शुरू करेंगे, उसी को बोलेंगे ट्रीटमेंट प्लानिंग। द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसीजर प्लान फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट आफ्टर द डायग्नोसिस। तो पहले हमने डायग्नोसिस की, तो जैसे हमने बताया कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि अगर स्पिक्यूल प्रेजेंट है, तो ये हुआ हमारा कि प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग कि पहले हम लोग स्पिक्यूल हटाएंगे, उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, यानी इंप्रेशन टेकिंग शुरू करेंगे। तो ये हुआ हमारा ट्रीटमेंट प्लानिंग। अब डायग्नोसिस के अंदर हमारी क्या क्या आती है। जैसे ही पेशेंट ऑपरेटरी में घुसता है, हमारी क्लिनिक में घुसता है, तो हम लोग पहले उससे जनरल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। वैसे तो सबसे पहले अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो ओरल मेडिसिन में पूछा जाता है, जनरल इन्फॉर्मेशन ली जाती है, नेम, एज, सेक्स, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। पर फिर भी जब पेशेंट हमारे पास आएगा, प्रोस्थो डिपार्टमेंट में आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन फिर से लेंगे, उसे हर चीज़ रिकन्फर्मेशन करेंगे कि उसका नेम, एज, सेक्स, एक्यूपेशन, एड्रेस और उसकी मेन कंप्लेंट क्या है। तो अब हम देखते हैं इन सब चीज़ों का सिग्निफिकेंस क्या है मेनली प्रोस्थो के लिए, कि हम उससे नेम की हमारे लिए क्या वैल्यू है, एज की क्या वैल्यू है, हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू है। तो हम लोग पहले जानते हैं कि हमारा कंप्लीट डेंचर में हिस्ट्री लेना क्यों ज़रूरी है। लाइक अगर हम लोग पेशेंट से नेम पूछ रहे हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा। लाइक अगर हम नेम पूछ रहे हैं तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली उनको पेशेंट को फील कराता है कि वो बहुत सिक्योर है, मतलब वो सिक्योर हाथों में है, उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। और पेशेंट को ये भी फीलिंग रहती है कि डॉक्टर हमारे ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमारा नाम याद है। तो इसलिए पेशेंट का नाम से बुलाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोग यही नेम का सिग्निफिकेंस है प्रोस्थो में। एज की बात करें तो एज रिलेटेड डिजीज़ेज़ होती हैं, या फिर देखें तो जो एज, अगर एज की बात करें तो ओल्ड एज पीपल में क्या होता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, टिश्यू हीलिंग कैपेसिटी में कॉम्प्लिकेशन आने लग जाते हैं, पेशेंट को अर्थराइटिस की बीमारी हो सकती है, बहुत सारी ऐसी बीमारी हो सकती हैं। इसीलिए हम लोग एज जानने की कोशिश करते हैं। अब सेक्स की बात करें तो मेनली सेक्स हम लोग इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि अपीयरेंस मेनली होता है। अपीयरेंस ऑब्वियसली फीमेल्स के लिए अपीयरेंस इंपॉर्टेंट होता है। तो और एसपीए फैक्टर भी जो हम लोग पढ़ते हैं, अभी आगे आने वाले समय में हम लोग पढ़ेंगे कि एसपीए फैक्टर की बात करें तो मेंस में इसमें देखा गया है कि क्या होता है कि इनके पास शार्प और ब्रॉड टीथ होते हैं, जबकि फीमेल्स के पास कैसे होते हैं, राउंड और स्मॉल टीथ होते हैं। तो इसलिए हमें सेक्स जानना ज़रूरी होता है कंप्लीट डेंचर के पेशेंट में।
ऑक्यूपेशन की बात करते हैं हम लोग तो एस्थेटिक रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी चीज़ तो एस्थेटिक रिक्वायरमेंट, क्योंकि अगर पेशेंट कोई अच्छा जगह है या बिजनेसमैन है या फिर उसको बहुत मतलब लाइक मोटिवेशनल स्पीकर है, उसे स्टेज प्रोग्राम करना होता है, तो उसे एस्थेटिक बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। और सबसे बड़ी बात चीज़ तो और भी देखें तो क्या क्या होता है, जैसे सिंगर है तो उसको कोई विंड इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है तो उसके लिए टूथ पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और उसी जगह अगर कोई पब्लिक स्पीकर है, लाइक संदीप माहेश्वरी की बात करें, तो ऐसा कोई स्पीकर है और या फिर टीचर है, तो उनके लिए क्या फोनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिंगर्स के लिए भी फोनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें उनका ऑक्यूपेशन जानना ज़रूरी है। एड्रेस क्यों ज़रूरी है? ताकि हम फ्यूचर में उनसे कम्युनिकेट कर सकें। उनका सोशल स्टेटस जानने के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, किस लिए? उनका सोशल स्टेटस, इस वो कैसे पता चलेगा? पेशेंट अगर जैसे कहीं रिच जगह से आ रहा है या फिर तो वो अच्छे कॉलोनी या फिर अच्छी जगह पे रहता होगा, तो जैसे कुछ जगह डिवाइडेड होती हैं कि हाँ यहाँ पे रिच लोग रहते हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है कि पेशेंट का सोशल स्टेटस अच्छा है। और लोकेशन रिलेटेड डिजीज़ के लिए भी हम लोग चेक करते हैं, लाइक फ्लोराइड का मात्रा ज़्यादा होती है कभी कभी पानी में, तो उससे लोगों को हड्डियों की दिक्कत और ये सब शुरू हो जाती है। तो ये सब जानने के लिए हम लोग ये भी चेक करते हैं कि उनका एड्रेस क्या है। और इस एक और चीज़ होती है, लाइफ स्टाइल भी उन लोग के लिए देखते हैं हम लोग कि अगर वो लाइक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छी जगह से आ रहे हैं, तो उनके लिए एस्थेटिक बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो इससे हमारे लिए टीथ सिलेक्शन और इन सब चीज़ों में हेल्प मिलेगी। अब चीफ कंप्लेन तो ऑब्वियसली हम पूछेंगे पेशेंट से, अगर कोई कंप्लीट डेंचर का पेशेंट है तो उसकी चीफ कंप्लेन क्या होगी कि उसके मुंह में एक भी दांत प्रेजेंट नहीं है और उसे दांत चाहिए। या फिर उसकी चीफ कंप्लेन क्या होगी, अगर जैसे मान लीजिए कोई सिंगर है तो उसकी चीफ कंप्लेन क्या होगी कि उसे गाना अच्छा गाना है या फिर और दिखना अच्छा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब मेडिकल हिस्ट्री की बात करें और डेंटल हिस्ट्री की बात करें, तो मेडिकल हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? जैसे पेशेंट को बहुत सारी सिस्टमिक कंडीशंस भी हो सकती हैं, लाइक पेजेड डिजीज़, ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा, तो इनकी वजह से हमारे पेशेंट के मुंह में कुछ ऐसे लीजन दिखाई दे सकते हैं, पेम्फिगोइड, लाइकेन प्लेनस, रिदमा मल्टीफॉर्मी, ये सारे लीजन्स दिखाई दे सकते हैं। इसलिए हमें सिस्टमिक कंडीशन भी जानना ज़रूरी है। और डेंटल हिस्ट्री की बात करें तो हम लोग पेशेंट से पूछेंगे कि इससे पहले इनकी कोई डेंटल प्रोसीजर हुई है कि नहीं हुई है, प्रीवियस डेंचर तो नहीं पहना है इन्होंने, मतलब सारी चीज़ें हम लोग पूछेंगे कि इन्होंने पेशेंट ने आज तक क्या क्या प्रोसीजर करवाई है। लाइक अगर उसने काफ़ी टाइम से वो डेंटल प्रोसीजर करवा रहे हैं तो एटलीस्ट उसे इंट्रो पता है कि हाँ डेंटल इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं और पेशेंस रखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें उसको पता होती हैं। तो एक जो खौफ होता है वो नहीं रहता है, तो इसलिए डेंटल हिस्ट्री भी लेना ज़रूरी होता है। और देखें क्या ज़रूरी होता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट, ये सब सारी चीज़ें अभी हम लोग थॉरोली पढ़ेंगे, हर टॉपिक को एकदम थॉरोली पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए हम इतना जान चुके हैं कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए। ट्रीटमेंट प्लानिंग में क्या बोल रहे हैं, टिश्यू कंडीशनिंग। अगर पेशेंट का ऑलरेडी म्यूकोसा में कोई दिक्कत हो रखी है या फिर उसने प्रीवियसली डेंचर पहना है जिसकी वजह से उसको दिक्कत हुई है, तो हम लोग टिश्यू कंडीशनिंग करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द मेडिकेशन, फिंगर मसाज, टाइप ऑफ टिश्यू ट्रीटमेंट मटेरियल, ये सब पेशेंट को बोलते हैं करने के लिए। प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी, लिस्ट ऑफ एनी प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी प्रोसीजर रिक्वायर्ड, जैसे कि मैंने बताया कि ट्रीटमेंट प्लानिंग के अंदर ये सारी प्रोसीजर हम लोग करेंगे। ठीक, फिर हम लोग ये भी डिसाइड करेंगे उसी टाइम पे कि हम लोग कौन सा आर्टिकुलेटर यूज़ करने जा रहे हैं, कंट्रोल सेटिंग ऑन द आर्टिकुलेटर, टूथ सेलेक्शन भी देखेंगे हम लोग उसी टाइम पे। हम लोग शेड, मोल्ड और मटेरियल टू बी यूज्ड, इसी टाइम पे हम लोग चेक करेंगे डेंचर बेस्ड मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल कौन सा यूज़ करेंगे, और लिस्ट ऑफ चेंजेस टू इम्प्रूव द न्यू डेंचर, जो नया डेंचर बना रहे हैं उसमें हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है। तो अगर जो पुराना डेंचर है उसमें जो जो गलतियाँ हैं या फिर उसमें क्या क्या ख़राब लगता था पेशेंट को, वो हम पूछेंगे और न्यू डेंचर में वो सारे चेंजेस करेंगे। हम देख सकते हैं कि एक छोटा सा चार्ट है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग का, जिसको हम लोग देख सकते हैं कि कैसे शुरुआत करते हैं। पहले हम हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं और प्री एक्सट्रैक्शन रिकॉर्ड लेते हैं। हिस्ट्री टेकिंग में हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट का डेटा कलेक्ट करेंगे, डेंटल हिस्ट्री लेंगे, डेंचर की हिस्ट्री लेंगे और मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे एक्स्ट्रा ओरली, इंट्रा ओरली, उसके जो पहले जो डेंचर पहनता था उसका, उसके अलावा रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करेंगे। इन सब चीज़ को करने के बाद हम लोग प्री एक्सट्रैक्शन रिकॉर्ड यानी कि लेकर के स्टडी कास्ट तैयार करेंगे और फोटोग्राफ्स लेंगे। अब हम बात करेंगे मेंटल एटीट्यूड ऑफ द पेशेंट्स। ये इसको हम लोग जनरल वे में 3
क्लासेस में डिवाइड करते हैं। और ये होता क्यों है, क्यों हम इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है देयर एबिलिटी टू एडजस्ट एंड एक्सेप्ट द न्यू प्रोसेसेस, कि कैसे कैसे पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, उनमें से कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो एडजस्ट कर लेंगे न्यू डेंचर को और एक्सेप्ट कर लेंगे न्यू प्रोसेसेस को, और कौन पेशेंट है जो डिफ़िकल्टी क्रिएट करेंगे। तो इसलिए हम लोग डिवाइड करते हैं इसको जनरल वे में 3 क्लास में। उसके बाद देखें तो हम लोग आगे पढ़ेंगे हाउस क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, ये एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। तो हम लोग पहले जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो जो क्लास 1 के पेशेंट हैं वो कैसे होते हैं, ये जनरली गुड हेल्थ में होते हैं, ये बहुत ही लाइफ से खुश होते हैं अपनी, इनको लेकिन डेंटल सर्विसेज की नीड होती है, तो ये हमारे पास आते हैं। उसके बाद इनके पास कोई एक्सपीरियंस होता नहीं है डेंचर का अगर, तो ये बहुत आसानी से काम करवा भी लेते हैं और न्यू प्रोसेसेस के साथ एडजस्ट भी कर लेते हैं। और अगर डेंचर वियरर हैं, पहले भी रह चुके हैं, तब और भी आसानी से ये नए डेंचर को भी पहन लेंगे। अब क्लास 2 के पेशेंट कौन से होते हैं, ऐसे पेशेंट जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं अपने अपीयरेंस के लिए, और इनको बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है हम लोग को न्यू प्रोसेसेस प्रोवाइड करने में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं अपने रूल्स के लिए। उनका ये मानना होता है कि जो हम कह रहे हैं वो करो, तो ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है हमें। और ये डाउट भी करते हैं कि हमारा जो डेंटिस्ट है ये हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर भी पाएगा या नहीं, और अगर कर भी रहा है तो उनको एक गारंटी चाहिए होती कि अगर हम आपके पास दोबारा आएँ तो हमें ये काम आप फ्री में करेंगे या फिर हमारी हेल्प करेंगे। लाइफ टाइम की गारंटी चाहिए होती है कि हम कभी भी अगर आपके पास आ रहे हैं तो आप हमारा प्रॉब्लम दूर करेंगे। जो क्लास 3 के पेशेंट होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, नर्वस पेशेंट होते हैं। इनकी कोई लॉन्ग वो पेशेंट मतलब ऐसे पेशेंट होते हैं ना जो लॉन्ग कोई हिस्ट्री पहले भी रही होती है, मतलब ये कभी भी अच्छे पेशेंट नहीं रहते हैं। और इनका ओरल स्टेटस भी बहुत नेग्लेक्टेड होता है, लाइक ये कभी अपने ओरल हाइजीन पे भी अच्छे से फोकस नहीं करते हैं। ये अपने डेंचर को या फिर प्रोस्थेसिस को बहुत ही लास्ट रिजॉर्ट में जा कर के एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं चलो अच्छा ठीक है अब दे रहे हो तो दे दो वाली चीज़ आ जाती है, वरना ये स्टार्टिंग में एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते कि नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं पहन पा रहा हूँ। तो ये सबसे आखिरी रिजॉर्ट में जा कर के एक्सेप्ट करते हैं, और ऐसे पेशेंट के साथ हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। और इनके साथ एक और चीज़ होती है कि ये पुराने टाइम में भी इन्होंने बहुत सारे फेलियर हुए होते हैं, ये पहन नहीं पाते हैं डेंचर, और ये अभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे होते हैं। अब बात करते हैं हाउस क्लासिफिकेशन की। हाउस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने डॉक्टर मिलर्स हाउस ने ये क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने बताया 4 टाइप के पेशेंट आते हैं हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। इन्होंने इन चारों पेशेंट का नाम दे दिया अलग अलग। पहले पेशेंट को उन्होंने बोला फिलोसफिक। अब ये कौन से पेशेंट होते हैं, ये समझ लीजिए सबसे बेस्ट पेशेंट होते हैं हमारे पास जो आते हैं। जो मेरा फाइनल ईयर और इंटर्नशिप में जो पेशेंट था वो भी फिलोसफिक था, जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा पेशेंट था। तो देखिए कैसे होते हैं ये, इनका मेंटल एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है, वेल मोटिवेटेड होते हैं, कोऑपरेट करते हैं डेंटिस्ट के साथ और उनके साथ सीखने की कोशिश भी करते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं और लॉजिकल भी होते हैं, काम और कंपोज्ड होते हैं, हेल्प भी करते हैं। डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी वो हम ही को समझाएंगे कोई बात नहीं, अगर आज नहीं हो पाया तो हम दोबारा आ जाएंगे, मतलब वो इतने ज़्यादा काम और कंपोज होते हैं। और ये जो पेशेंट होते हैं ये आइडियल एटीट्यूड के होते हैं, और ये इनका जो है बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है क्योंकि हमारा साथ भी बहुत अच्छे से देते हैं। तो ऐसे पेशेंट की प्रोग्नोसिस बहुत एक्सेलेंट होती है। सेकेंड पेशेंट होते हैं इनडिफरेंट पेशेंट। इनमें क्या होता है, ये अपनी ओरल हाइजीन के लिए, ओरल हेल्थ के लिए ज़्यादा कंसर्न होते हैं। ये बहुत अनमोटिवेटेड रहते हैं, इनको इंटरेस्ट नहीं होता है ट्रीटमेंट कराने में, या तो इनके घर वालों ने इन्हें ज़बरदस्ती भेजा होता है कि ट्रीटमेंट करवा लें। तो ये बहुत ही अनमोटिवेटेड रहते हैं, एक्साइटेड नहीं होते हैं बिल्कुल भी, और ये डेंटिस्ट के एफर्ट्स को भी बहुत कम अप्रिशिएट करते हैं। इनको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, और ये अपने इंस्ट्रक्शन जो हम इन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं उससे भी बहुत कम मानते हैं। इनका एटीट्यूड बहुत डिस्करेजिंग होता है डेंटिस्ट के लिए, और इनकी प्रोग्नोसिस अनफेवरेबल होती है। तीसरे पेशेंट होते हैं क्रिटिकल पेशेंट। ये क्या होते हैं, हर चीज़ में गलती निकालते हैं। उनके लिए हम कुछ भी कर दें, अच्छा से अच्छा काम कर दें, फिर भी ये गलती निकालेंगे, कभी भी खुश नहीं होते हैं। इनका जो प्रीवियस डेंटिस्ट होते हैं उनसे भी खुश नहीं होते हैं, और जो प्रेजेंट डेंटिस्ट होता है उससे भी नहीं खुश होते हैं। उनके अकॉर्डिंग उनका प्रीवियस डेंटिस्ट ने उनकी कोई बात नहीं मानी थी, और आप भी नहीं मान रहे हैं वो ऐसा बोलेंगे।
और इनके साथ हमें ना बहुत रूडली पेश आना पड़ता है, लाइक बहुत स्ट्रिक्ट पेश आना पड़ता है, तभी ये पेशेंट जो है थोड़े काम डाउन होते हैं या फिर शांत रहते हैं, नहीं तो ये उल्टा ही हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और ये बहुत डिमांडिंग भी होते हैं। इनका जो अगर ये हम डेंटिस्टों के लिए ट्रोमेटिक पेशेंट कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास है सेप्टिकल क्लास। इसमें क्या होता है कि इनके पास कोई पुराना एक्सपीरियंस होता है, या इन्हें कोई पुराना डेंटिस्ट बहुत बेकार मिल चुका होता है, या फिर इनका डेंचर बहुत बेकार होता है, तो इसकी वजह से इनका थोड़ा सा ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस होता है, ये कह सकते हैं। और इनका या तो फिर इनके साथ कोई भी पर्सनल ट्रेजेडी हो रखी होती है, या तो लॉस ऑफ स्पाउस हो रखा होता है, या तो बिजनेस प्रॉब्लम चल रही होती है, तो इनको क्या लगता है ना, इनकी कोई मदद कर ही नहीं सकता है, तो ये सब पे डाउट करने लग जाते हैं। उनके डेंटिस्ट पे भी ये डाउट करते हैं कि वो उनकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। इनको एक काइंड और सिंपैथेटिक अप्रोच चाहिए होती है कि पहले हम उन्हें इमोशनली समझें, फिर उनके साथ काम करें। इनके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा वक्त चाहिए होता है ताकि वो हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाएँ कि हाँ, ये हमारे लिए बेस्ट डेंटिस्ट हैं और ये हमारे लिए अच्छा काम करेंगे। ये अच्छे पेशेंट हो सकते हैं, बहुत अच्छे पेशेंट हो सकते हैं, अगर हम इन्हें केयरफुली हैंडल करते हैं तो। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन की। अब जैसे ही पेशेंट हमारी ऑपरेटरी में घुसता है, वैसे ही हम उसे ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हैं। हर तरीके से ऑब्ज़र्व करते हैं। सबसे पहले उसका गेट ऑब्ज़र्व करते हैं, ताकि उसका ये देखने के लिए न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है या नहीं। उसके बाद हम लोग इसको कैसे देखेंगे, विजुअलाइजेशन मेथड से देखेंगे। उसके बाद ओरल कंडीशन हम लोग पाल्पेटरी मेथड से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, पेशेंट का हेड और नेक रीजन देखते हैं, एग्जामिन करते हैं विजुअलाइजेशन मेथड से। उसके बाद ये भी चेक करने के लिए कि कोई नॉन डेंटल या सिस्टमिक कंडीशन है कि नहीं। उसके बाद हम ओरल कंडीशन में देखेंगे तो नोड्यूल, नेवाई और अल्सरेशन को चेक करते हैं। फेशियल एग्जामिनेशन में हम क्या चेक करते हैं और क्यों चेक करते हैं? हम लोग क्यों चेक करते हैं, क्योंकि हमें हार्मनी चाहिए होती है फेशियल फॉर्म, फेशियल प्रोफाइल और उनके आर्टिफिशियल टीथ सिलेक्शन के लिए। तो जब हम फेशियल फॉर्म और फेशियल प्रोफाइल समझ लेंगे, तभी हम उनके लिए टीथ सिलेक्शन कर पाएंगे। तो इसलिए हमें फेशियल एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है। अब ये सारे जो डेंटिस्ट थे, हाउस, लूप और इन सब ने मिल करके फेशियल फॉर्म के चार क्लासिफिकेशन दिए। इन्होंने बोला कि जनरल जो हमारे पास पेशेंट आएंगे, उनका फेशियल फॉर्म कुछ इन 4 टाइप्स में होगा। क्या क्या? स्क्वायर टेपरिंग ओवॉइड। अब हम इस फिगर में देखें तो कैसे, ये है हमारा स्क्वायर फेस, ये है हमारा टेपरिंग फेस, ये है हमारा स्क्वायर टेपरिंग फेस, ये है हमारा ओवॉइड। तो ये 4 फेस फॉर्म बताए थे। फेशियल प्रोफाइल क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमें जॉ रिलेशन रिकॉर्ड करना होता है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, जॉ रिलेशन के लिए और अक्लूजन के लिए हमारे लिए फेशियल प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल की बात करें तो हम लोग कैसे इसको चेक करते हैं, हम 2 रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, क्या 2 नहीं, जनरली 3 रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। एक लेते हैं फोरहेड, फिर एक लेते हैं लिप का कर्वेचर, फिर लिखते हैं चिन। तो इन 3 पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो शेप आता है वही हमारा फेशियल प्रोफाइल होता है। एंगल ने इसको क्लासीफाई किया था किस में, स्ट्रेट प्रोफाइल में, कॉन्वेक्स और कॉनकेव प्रोफाइल में। अब हम देखें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है इससे, तो यानी कि कौन सी है ये, स्ट्रेट प्रोफाइल। अब हमने इससे ड्रॉ करने की कोशिश की तो चिन थोड़ा पीछे जा रही है, यानी कि ये कौन सी हो गई, कॉन्वेक्स प्रोफाइल। इसमें चिन आगे जा रही है तो ये हो गई कॉनकेव प्रोफाइल। अब फेशियल हाइट की बात करें तो फेशियल हाइट अगर हम पुराने डेंचर के हिसाब से देख रहे हैं तो हम देखेंगे जैसे ही पुराने डेंचर पे पेशेंट बाइट कर रहा है और उसके चेहरे पे रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, जो एग्जिस्टिंग डेंचर है उसने पहना अगर, तो उसके चेहरे पे अगर हमें कोलैप्स अपीयरेंस दिखाई दे रहा है या फिर रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं उसके चेहरे पे, तो यानी कि डिक्रीज वर्टिकल डायमेंशन है, मतलब उसका वर्टिकल डायमेंशन इतना अच्छा नहीं है। अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो वीडीओ ये सब वगैरह हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जनरल वे में बात करें तो जैसे हम देखेंगे पेशेंट ने डेंचर पहना और उसके रिंकल्स अपीयर होने लग गए, यानी कि उसकी वर्टिकल डायमेंशन मतलब हाइट की बात करें, वर्टिकल डायमेंशन कम है, जिसकी वजह से रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा ऐसे पेशेंट में हमें लिप्स के कॉर्नर में अल्सर दिखाई देगा, यानी एंगुलर केलाइटिस होगा।
तो अगर फेस और इसके अलावा क्या, फेस या तो स्ट्रेन्ड और टॉट दिखाई देगा, यानी कि वर्टिकल हाइट ज़्यादा होगी, ठीक। टॉट इन सेंस बहुत स्ट्रेस दिखाई देगा, एक भी रिंकल नहीं दिखाई देगा, इस लगेगा एकदम कसा कसा चेहरा है। तो ऐसे में क्या होता है, फेशियल हाइट ज़्यादा है, यानी कि वर्टिकल डायमेंशन ज़्यादा है। फेशियल कॉम्प्लेक्शन क्यों ज़रूरी है, इसमें हम लोग सब कुछ देखते हैं, कलर ऑफ स्किन, आई, हेयर अलॉन्ग विद द पेशेंट एज हेल्प इन शेड सेलेक्शन फॉर द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर टीथ। ये हमें कॉम्प्लेक्शन ज़रूरी क्यों है, सिलेक्शन ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टीथ के लिए। स्किन कलर, टेक्सचर, लीजन में ऑल्सो इंडिकेट द सिस्टमिक कंडीशन ऑफ द पेशेंट। कभी कभी हम लोग जब स्किन कलर देखते हैं तो हमें इससे पेशेंट की सिस्टमिक कंडीशन का भी पता चलता है। लाइक अगर ब्रॉन्ज्ड स्किन कलर है किसी को तो यानी उसे एडिसन्स डिजीज़ हो सकती है। लेमन येलो कलर का कॉम्प्लेक्शन है अगर, तो यानी कि उसको जॉइंडिस हो सकती है। ऐसे पेशेंट में ना क्या होता है ना, इनको एडजस्ट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है डेंचर के साथ। आप लिप एग्जामिनेशन की बात करें तो लिप सपोर्ट, सबसे पहला क्या आता है, लिप सपोर्ट। देखिए, लैक ऑफ एडिकेट लिप सपोर्ट रिजल्ट इन द कोलैप्स्ड अपीयरेंस। अगर हमें ढंग से डेंचर हमने दिया और लिप का सपोर्ट नहीं है सही से, तो इनका कैसा अपीयरेंस दिखाई देगा, कोलैप्स्ड अपीयरेंस दिखाई देगा। एडुकेट लिप सपोर्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ कंप्लीट डेंचर। रिंकल अराउंड द माउथ कैन बी करेक्टेड टू सम एक्सटेंट विद द प्रॉपर लिप सपोर्ट। अगर हमें लिप सपोर्ट सही से मिल गया तो रिंकल्ड हमें जो अपीयर होते हैं वो किसी हद तक सही किए जा सकते हैं। जबकि एक्सेसिव जो रिंकल आ जाते हैं एजिंग के साथ, वो तो हम नहीं सही कर सकते, पर फिर भी एक माइन्यूट तरीके से थोड़ा बहुत तो हम सही कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिप थिकनेस की। लिप थिकनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे टीथ सिलेक्शन के लिए मेनली। तो अगर थिन लिप्स हैं तो वो थिन लिप्स आर वेरी सेंसिटिव टू स्मॉल चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ एंटीरियर टीथ एंड एनी चेंज इन द फेशियोलिंगल पोजीशन टू द टूथ कैन अल्टर द फुलनेस एंड सपोर्ट, ठीक है। और अगर थिक लिप्स है तो गिव द डेंटिस्ट मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन द पोजीशन ऑफ द एंटीरियर टीथ। तो अब थिक लिप है तो हम कैसे भी अपने दांतों को पोजीशन कर सकते हैं, उसकी फेशियल लिंगुअल हाइट का कैसे भी पोजीशन कर सकते हैं, पर थिन लिप के साथ हम ये नहीं कर सकते हैं। अगर लिप लेंथ की बात करें अब, तो ये एक्सपोजर ऑफ द टूथ को बताता है, ठीक। तो लेंथ ऑफ द लिप विल अफेक्ट द एक्सपोजर ऑफ द टीथ या फिर टूथ वाइल इन फंक्शन। शॉर्ट लिप्स में शो मोर ऑफ द टीथ एंड इवन द डेंचर बेस व्हेन द पेशेंट स्माइल्स और टॉक्स। कभी कभी देखा होगा आपने, जब हम अपने लोग की बात करें, कंप्लीट डेंचर की बात नहीं करें, तो किसी किसी की जिंजाइवल स्माइल होती है। क्यों? क्योंकि उनकी लिप लेंथ कम होती है। तो अगर हम जब कंप्लीट डेंचर देंगे ऐसे पेशेंट को, तो कभी कभी उनमें क्या होता है ना कि डेंचर बेस भी दिखाई देता है और साथ में टीथ भी दिखाई देते हैं। तो अगर शॉर्ट लिप्स हैं तो हमें टीथ का भी ध्यान रखना है और डेंचर बेस का भी ध्यान रखना है। और लॉन्ग लिप्स हैं तो वो सारे दांतों को छुपा भी सकता है। और इससे क्या होगा, लॉन्ग लिप, अब इसके अलावा क्या करता है, लॉन्ग लिप्स वुड हाइड द डेंचर बेस को भी छुपा देता है मोस्ट ऑफ द टीथ ड्यूरिंग द फेशियल एक्सप्रेशन, और दांतों को भी छुपा देता है। तो हमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है टीथ सिलेक्शन और डेंचर बेस पे, पर शॉर्ट लिप्स में ध्यान देने की ज़रूरत है। लिप फुलनेस जो हम लोग के फ्लैंज पे डिपेंड करती है, ठीक। अब जब ज़्यादा फुलनेस होगी तो हमें टॉट फेस लगेगा कंप्लीट डेंचर की वजह से, और कम फुलनेस होगी तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें एक अमाउंट ऑफ डिसाइड करना होता है कि हमें कितना फुलनेस चाहिए। तो द अमाउंट ऑफ लिप फुलनेस इज प्रोपोर्शनल टू द सपोर्ट इट गेट फ्रॉम द म्यूकोसा और द थिकनेस ऑफ द डेंचर, कि डेंचर की थिकनेस पर डिपेंड करता है कितना लिप फुलनेस हो रहा है। थिकन लेबियल फ्लैंज ऑफ द डेंचर मेक द लिप अपीयर टू फुल। अगर लेबियल फ्लैंज ज़्यादा मोटा हो गया तो बहुत ज़्यादा फुल दिखाएगा ये। Arrangement of the teeth in the anterior region is very crucial as it directly determines the amount of lip fullness. अगर हमने बहुत आगे की ओर टीथ लगा दिए, टीथ अरेंजमेंट कर दिया, तो इससे क्या होगा, हमारा लिप फुलनेस दिखाई देगा, तो ये भी बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं TMJ एग्जामिनेशन की। जब कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम लोग ने बताया जैसे कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन हम लोग चेक करते हैं, उसका मोटर सिस्टम चेक करते हैं कि उसके हाथ पैर ढंग से हिल रहे हैं नहीं हिल रहे हैं, वो ढंग से हिंज मूवमेंट कर पा रहा है, अपने जॉ का मैंडिबल का मूवमेंट कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग पढ़ेंगे कि मैंडिबल मूवमेंट करता है कैसे। और तो अब देखिए पहले TMJ कैसे हम लोग चेक करते हैं। डिजिटल एग्जामिनेशन ऑफ द जॉइंट एरिया इज मेड बाय प्लेसिंग द मिडिल फिंगर बायलेटरली जस्ट एंटीरियर टू द ऑरिकुलर ट्रिगाई एंड आस्किंग द पेशेंट टू ओपन एंड क्लोज द जॉ स्लोली। मिडिल फिंगर को हम लोग ने कहाँ पे रखा, ऑरिकुलर ट्रिगाई के आगे, ठीक है।
और हम देख रहे हैं इस फिगर में, देख सकते हैं कि हम लोग पेशेंट को एक बार जॉ ओपन और क्लोज करने के लिए बोल रहे हैं, ओपन एंड क्लोज करने के लिए बोल रहे हैं धीरे धीरे। तो ऐसे हम लोग चेक करेंगे। और ये हम लोग इससे क्या चेक करेंगे, ऑरिकुलर palpation indicate any clicking in the joint or asynchronous movement in the joint। ठीक है। The TMJ should be evaluated in the following symptoms। किस किस चीज़ के लिए चेक करेंगे, पेन एंड टेंडरनेस इन द मसल ऑफ मैस्टिकेशन। जब पेशेंट ओपन और क्लोज कर रहा होगा माउथ तो उसके कहीं मसल ऑफ मैस्टिकेशन में पेन तो नहीं हो रहा है। If the joint indicate excessive increase or decrease in the vertical dimension of occlusion, कि एक्स्ट्रा माउथ ओपन तो नहीं हो रहा है, वीडियो ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, उसका क्रेपिटस साउंड तो नहीं आ रही है, कोई क्लिकिंग साउंड तो नहीं आ रही है कॉन्डाइलर मूवमेंट से, या फिर वो मुंह ही ढंग से नहीं खोल पा रहा है, अपना मैंडिबुलर मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा है। अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम वन और मोर ऑफ द अबव सिम्टम्स इज कंसीडर टू बी सफरिंग फ्रॉम TMJ डिसऑर्डर। इनमें से अगर हमें 2 सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं यानी कि पेशेंट को कोई TMJ डिसऑर्डर है, और ऐसे पेशेंट में हमें जॉ रिलेशन लेने में बड़ी दिक्कत आने वाली है। फॉर पेशेंट एसोसिएटेड विद TMJ डिसऑर्डर द फॉलोइंग ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी आर रिकमेंडेड। क्या क्या करेंगे हम लोग ऐसे पेशेंट में, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, कंट्रोल एंड रिडक्शन कंट्रीब्यूटरी फैक्टर, ट्रीटमेंट ऑफ पैथोलॉजिकल सीक्वेले ड्यू टू डिफिकल्टी इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ, रिकॉर्डिंग ऑफ जॉ रिलेशन इज डिफिकल्ट। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जॉ रिलेशन लेने में डिफ़िकल्टीज आएंगी। उसके अलावा क्या बोल रहे हैं कि पोस्ट इंसर्शन अक्लूजन में कुछ ना कुछ एरर दिखाई देगी और वर्टिकल डायमेंशन को हम लोग दोबारा चेक करेंगे। हेल्थ ऑफ द TMJ इज़ अ की फैक्टर, एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये कि TMJ की हेल्थ अच्छी है कि नहीं। इन द असेसमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ द पेशेंट टू कोऑपरेट विद द डेंटिस्ट व्हेन जॉ रिलेशन रिकॉर्ड आर बीइंग मेड। अब बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर एग्जामिनेशन की। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्पीच, फिर है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, फिर मैंडिबुलर मूवमेंट एंड देन मसल टोन। तो स्पीच की बात करें अगर, तो स्पीच ऑफ द पेशेंट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हिज और एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट एंड आर्टिकुलेट इट। तो स्पीच का मतलब होता है कि पेशेंट कैसे बोल रहा है और वो अपने स्पीच यानी हम जो बोल रहे हैं सोच समझ के बोल रहे हैं, इट इज़ अ कोऑर्डिनेटेड, ठीक है, मतलब हम कोऑर्डिनेशन में बोल रहे हैं, हमें पता है हम क्या बोल रहे हैं, तो ये क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन। तो इसी को बोलते हैं कि अगर हम जो सोच रहे हैं वही बोल रहे हैं तो वही हुआ कोऑर्डिनेट और आर्टिकुलेट। ठीक, तो क्लास 1 जो पेशेंट होते हैं वो नॉर्मल पेशेंट होते हैं, यानी हमारे जैसे पेशेंट होते हैं। ऐसे पेशेंट जो होते हैं ना, उनको जो डेंचर मिलता है उसके साथ भी वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और उन्हें पता होता है कि उन्हें अपनी वॉइस को और उनकी वर्ड्स को कैसे आर्टिकुलेट करना है उनके नए डेंचर के साथ। पर जो क्लास 2 के पेशेंट होते हैं वो थोड़े से, हम उन्हें अफेक्टेड बोल सकते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, या तो ऐसे पेशेंट के साथ क्या होता है ना, प्रॉब्लम होती है स्पीच प्रोनाउंस करने में और वर्ड्स को आर्टिकुलेट करने में, जो उनका डेंचर होता है उसके साथ। तो ऐसे पेशेंट के साथ हमें क्या करना पड़ता है, स्पेशल अटेंशन देनी पड़ती है उनके टीथ अरेंजमेंट में और पैलेटल डिज़ाइन में। ठीक है, तो क्लास 1 पेशेंट कौन से हुए, सच पेशेंट कैन प्रोड्यूस आर्टिकुलेटेड स्पीच विद देयर एग्जिस्टिंग डेंचर, दे यूजुअली लर्न टू आर्टिकुलेट डिस्टिंक्टली विद द न्यू डेंचर, यानी ये नए डेंचर से भी सीख लेंगे कि कैसे उन्हें बोलना है। और जो क्लास 2 पेशेंट होंगे उनको प्रॉब्लम आएगी, तो उनके साथ हमें ध्यान देना पड़ेगा, उनका टीथ अरेंजमेंट अच्छा करना पड़ेगा और पैलेटल डिज़ाइन भी अच्छी करनी पड़ेगी। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की बात करें तो फिजिकल एबिलिटीज़ और मोटर स्किल्स ऑफ द पेशेंट शुड बी ऑब्जर्व एज सून एज दे एंटर द क्लिनिक। ये तो मैंने पहले ही बताया कि हम उनकी मोटर स्किल भी चेक करेंगे जैसे ही वो क्लिनिक में एंटर करते हैं। द गेट और द लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड स्टीडीनेस ऑफ द पेशेंट रिफ्लेक्ट ऑन देयर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी कि जैसे ही वो चल रहे होंगे उनका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन हमें पता चल जाएगा कि वो कोऑर्डिनेटेड है या नहीं है। तो इससे क्या होगा, पता चलेगा हमें रिकॉर्डिंग ऑफ जॉ रिलेशन बिकम डिफिकल्ट इन द पेशेंट विद द पुअर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो जिनमें कोऑर्डिनेशन सही नहीं होगा उनमें जॉ रिलेशन लेने में हमें दिक्कत आएगी। मैंडिबुलर मूवमेंट की बात कर रहे हैं। मैंडिबुलर मूवमेंट में क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड मैंडिबुलर मूवमेंट आर एसेंशियल फॉर स्टेबल कंप्लीट डेंचर प्रोस्थेसिस। तो जो पेशेंट में हम लोग लाइक ओपन करने के लिए बोलेंगे माउथ को, क्लोज करने के लिए बोलेंगे माउथ को, तो इससे क्या होगा कि मैंडिबुलर मूवमेंट होगा, तो इससे हमें पता चलेगा कि वो कोऑर्डिनेटेड मैंडिबुलर मूवमेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जॉ मूवमेंट आर ऑब्जर्व एज द पेशेंट ओपन और क्लोज देयर माउथ। एनी डेविएशन टू पर्टिकुलर साइड शुड बी नोटेड। अगर कोई भी डेविएशन होता है, लाइक लेटरल शिफ्टिंग हो रही है, किसी में
राइट शिफ्टिंग हो रही है ना, राइट और लेफ्ट शिफ्टिंग हो रही है, लेटरल शिफ्टिंग हो रही है, तो ये भी हम लोग नोट करेंगे. सम पेशेंट कैन मेक लेटरल मूवमेंट, प्रोट्रूसिव मूवमेंट विद ईज. जैसे कुछ पेशेंट क्या होता है ना, अगर दाएं बाएं उन्हें बोले ले जाने के लिए तो वो आसानी से ले जाते हैं. और कुछ पेशेंट में क्या होता है कि वो हिंज मूवमेंट यानी कि मुंह खोलना बंद करना वो आसानी से कर ले रहे हैं, पर अगर उनसे बोलें कि हम लेटरल ले जाएं, वो कहीं भी राइट लेटरल लेफ्ट लेटरल ले जाएं, तो वो सही से नहीं कर पा रहे हैं. अगर हम इस मूवमेंट की बात करें ये क्या होता है, तो अगर हम राइट लेटरल और राइट लेटरल लेफ्ट लेटरल ले जाने के लिए बोल रहे हैं पेशेंट को, तो ये क्या हुआ, इसेंट्रिक मूवमेंट. और हिंज मूवमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब ओपन और क्लोज करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये क्या हुआ, सेंट्रिक. ठीक, तो अदर देन सेंट्रिक इज इसेंट्रिक. तो कुछ पेशेंट में क्या होता है, इसेंट्रिक मोशन आसानी से कर लेते हैं और सेंट्रिक नहीं कर पाते हैं. कुछ पेशेंट में होता है सेंट्रिक आसानी से कर लेते हैं, इसेंट्रिक नहीं कर पाते हैं. तो ये भी हम लोग चेक करेंगे पेशेंट्स में कि मैंडिबुलर मूवमेंट कैसा हो रहा है. Bilateral balanced occlusion is indicated in the patient who can perform all eccentric movement with ease. तो bilateral balanced occlusion उसी को बोला जाता है जिसमें पेशेंट सारे तरीके के मोशन कर ले रहा है, मूवमेंट कर ले रहा है, सारे eccentric मोशन कर ले रहा है. Whereas prosthetic approach should be altered in the patient with the limited or excessive movement. बल्कि बाकी पेशेंट जो नहीं कर पा रहे होते हैं उनमें हमें prosthetic approach अपनानी पड़ेगी. मसल टोन. अब मसल टोन के लिए 3 क्लासेस दिया गया है. क्लास 1 में क्या बोल रहा है, ऐसे पेशेंट में जो है टिश्यू नॉर्मल होते हैं, मतलब जो मसल्स होती हैं वो नॉर्मल फंक्शन और टोन में होती हैं. जो completely edentulous patient mostly do not have class 1 musculature as some amount of degenerative changes occur in all the patient. अब ऐसा क्यों होता है, देखिए कुछ जो पेशेंट्स होते हैं जिनके जैसे ही सारे दांत गिर जाते हैं वो तुरंत क्या करते हैं ना, तो डेंचर नहीं पहनते हैं, तो उसकी वजह से उनकी मसल टोन में प्रॉब्लम आने लग जाती है, डिजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाते हैं. तो अगर जैसे किसी पेशेंट ने इमीडिएट डेंचर पहना है तब तो ठीक है, थोड़ा बहुत बच जाता है, लेकिन जिन्होंने नहीं पहना तुरंत तो उनके में चेंजेस आने लगते हैं. तो ऐसे पेशेंट जो क्लास 1 पेशेंट है उनमें थोड़ा ठीक रहता है. क्लास 2 पेशेंट जो होते हैं, पेशेंट वियरिंग एफिशिएंट डेंचर विद द करेक्ट वर्टिकल हाइट प्रेजेंट विद द ऑलमोस्ट नॉर्मल टोन एंड फंक्शन ऑफ द मसल. इनमें थोड़ा ठीक रहता है, करेक्ट वर्टिकल हाइट भी रहती है और नॉर्मल टोन और नॉर्मल फंक्शन ऑफ द मसल रहता है. पर जो क्लास 3 के जो होते हैं उनमें क्या होता है, सब नॉर्मल मसल टोन एंड फंक्शन बिकॉज वियरिंग इल फिटिंग डेंचर. अब ये जो होते हैं क्लास 3 वाले पेशेंट, इन्होंने क्या होता है ना, रॉन्ग डेंचर पहना होता है, या तो ओवर एक्सटेंडेड बॉर्डर होंगे, ऐसे ऐसे इल फिटिंग डेंचर पहना होगा. कुल मिला के बात करें तो इल फिटिंग डेंचर पहना होगा, तो इसकी वजह से उनकी मसल टोन गलत जगह से मूव करते करते डिजेनरेट हो गए होंगे. तो ये होते हैं क्लास 3 मसल टोन पेशेंट. ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था आज का, जिसमें हम लोग ने पूरा TMJ एग्जामिनेशन, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ी. अब इसके बचे हुए टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि थे इंट्राओरल एग्जामिनेशन, एजिंग, गैग रिफ्लेक्स, प्री एक्सट्रैक्शन रिकॉर्ड और रेडियोग्राफिक इवैल्यूएशन, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एडेंचुलस पेशेंट. ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. उससे पहले हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि हमारे प्रीवियस टॉपिक से है. पोजीशन ऑफ मेंटल फोरामेन इन ओल्ड मेल एडेंचुलस पेशेंट. अब ये पूछ रहा है मेंटल फोरामेन की पोजीशन क्या होगी ओल्ड एडेंचुलस पेशेंट में. अब ये हमारा मैंडिबल है, यहाँ कहीं मेंटल फोरामेन है मान ले. तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, रेसिडुअल रिज रिजॉर्प्शन हो रहा है, तो ये नीचे आता चला जा रहा है रिज, है ना. तो बताएं मेंटल फोरामेन कहाँ पे होगा. ऑब्वियसली मेंटल फोरामेन धीरे धीरे रिज के पास होगा, यानी कि ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कहाँ पे हो जाएगा, सुपीरियर बॉर्डर, क्लोजर टू सुपीरियर बॉर्डर के पास आ जाएगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए. थैंक यू सो मच.